करनाल में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि मेला राम जो स्कूल है उसे कहते पहले गैर कानूनी तरीके से जो स्टाफ था उन्हें निकाला गया, उन्हें जो है नौकरी से हटाया गया। उसके बाद उस स्कूल को किस तरह से गैर कानूनी तरीके से बंद करके जो ज़मीन है, हालांकि जो ज़मीन है सिर्फ जो विल है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो स्कूल है वो सिर्फ आर्य समाज के लिए काम में आया जा सकता है, लेकिन किस तरह से 200 करोड़ की कहीं ना कहीं ज़मीन को 2 करोड़ 40 लाख में गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो ज़मीन है उसे, हालांकि आपको बता दें कि जो ज़मीन है उसका कमर्शियल यूज़ नहीं हो सकता, जिसमें आपको अगर हम बात करें सिर्फ आर्य समाज को वो जो है जगह दी गई थी, आर्य समाज का चाहे वहाँ पर उनके इस्तेमाल में जगह नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं किस तरह से गैर कानूनी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को किया गया, जिसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जमीन घोटाला, बड़ा आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जमीन घोटाला करनाल में हुआ, जिसमें आपको बता दें कि चाहे अधिकारियों की बात करें या भू माफियाओं की बात करें, जिसमें हालांकि कई अधिकारी और नेता भी शामिल हो सकते हैं, किस तरह से इसे गैर कानूनी तरीके से अंजाम दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती नजर आ रही है, जिसमें क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस तरह से गैर कानूनी तरीके से जमीन को बेचा गया, स्टाफ को निकाला गया और स्कूल को बंद किया गया। देखिए तस्वीरें। थोड़ी सी जानकारी उसके बाद सवाल आप लोगों के लेंगे। मित्रों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। ये जिस विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं इसे करनाल का सबसे बड़ा भूमि घोटाला कहूंगा, जिसमें लैंड माफिया इन्वॉल्व है, जिसमें जो मेरी जानकारी है, नाम जल्दी सामने आ जाएंगे। आज की डेट में मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है और कुछ ना कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, जिन तक जो है उनका हिस्सा पत्ती पहुंचाया गया है, जिसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। ये करनाल का सबसे बड़ा लैंड घोटाला है, जिसकी जानकारी जो है हम आपको पूरी तथ्यों सहित देंगे। आप सभी जानते हैं और मीडिया ने कई बार इस आवाज को पहले उठाया भी है। दुकानदार साथी जब भी परेशान हुए, आप लोग गए और आप लोगों ने दुकानदारों के नजरिए से इस मुद्दे को, और जो रेवेन्यू का लॉस हुआ इस मुद्दे को पहले भी आप लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने उठाया है। लेकिन मैं इसके पूरे पॉइंट्स जो है वो आपके साथ रूबरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जब ये स्कूल बनाया गया, मेलाराम बर्ग जी थे, उनको मैनेजर बनाया गया, बाकी एक पूरी कमेटी बनाई गई। उस समय जो पहला रेजुलेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है इस सोसाइटी की, उसके अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन होगा, जो डीएवी स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी है, उसका जो चेयरमैन होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये है कि उस पद पर कोई भी आ जाए व्यक्ति, जो व्यक्ति आता रहेगा वो इसका ऑटोमेटिकली मेंबर बनता रहेगा। तो जब मेलाराम बर्ग जी और उस समय के जो पदाधिकारी थे जो इस सोसाइटी के, उनकी डेथ हो गई, बचे ही कोई नहीं, तो मेलाराम जी के जो बेटे हैं उन्होंने इसको अपने हाथ में लेने के लिए 2-3 मेंबर परिवार के ही डाल के, 5 मेंबर उन्होंने शुरू में अपने परिवार के डाले, जबकि इस सोसाइटी का रेजुलेशन कहता है कि 12 से 17 मेंबर होने जरूरी हैं। अगर इससे मेंबर कम होते हैं तो ये सोसाइटी बंद हो जाएगी। तो एज पर रूल तो जब वो 12 से मेंबर कम आ गए तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर चलो मान लिया कि आप उसको रेनोवेट करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन है, जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, उसको ना तो मीटिंग का नोटिस आपने भेजा, ना उसको मीटिंग में कॉल किया, ना उसकी कोई कंसेंट ली गई। सोसाइटी एक्ट जो है वो ये क्लियर कहता है कि अगर सोसाइटी के एक भी मेंबर को, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी का मेंबर है, उसको मीटिंग के लिए कॉल नहीं की गई, उसको मीटिंग का नोटिस नहीं दिया गया, उसको नहीं बुलाया गया, वो अकेला मेंबर जो है कंपिटेंट है उस पूरी मीटिंग को जो है उसको नल एंड वाइड करवाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन था वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर था। तो जब आप लोगों ने एक प्लानिंग बना ली कि हमने अपने परिवार के मेंबर डालकर इस मामले को, स्कूल को बंद करवा के खुर्द बुर्द करना है, तो आपने डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को क्यों नहीं बुलाया? वहीं से आपकी जो एक मंशा है, जो आपकी एक बैड विल है, वो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जो है वो सामने नजर आती है कि आप लोगों का मसला को जो है वो इसको चलाना नहीं था, मसला जो था इसको बंद करके इस पूरी जमीन को खुर्द बुर्द करना था। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि ये इन्होंने जो भी रेजुलेशन पास किए, इन्होंने स्कूल बंद करने के रेजुलेशन पास किए कि स्कूल नहीं चल रहा, हम स्कूल को बंद करेंगे, और वो रेजुलेशन पास करके शिक्षा बोर्ड को लिख दिया स्कूल को बंद करने के लिए, डीएफिलेट करने के लिए, स्टाफ को निकाल दिया। तो जो कमेटी एज पर सोसाइटी एक्ट एम्पावर्ड ही नहीं है ये करने के लिए, उसको पावर ही नहीं है कि वो ये करे, तो उसके जितने भी फैसले लिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो चाहे वो स्कूल बंद करने का निर्णय हो, चाहे वो स्टाफ को निकालने का निर्णय हो, चाहे उसके बाद उस स्कूल की प्रॉपर्टी को बेचने का निर्णय हो, वो केवल एक ही आधार पर नल एंड वाइड होने के लिए काफी है
कि स्कूल जो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है उसको मीटिंग में कॉल नहीं किया गया, उसको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, पहला पॉइंट। दूसरा जो है, स्वयं रविंद्र नाथ ने 16/9/2010 को रजिस्ट्रार को एक शपथ पत्र दिया है। जब नई कमेटी को बनाया गया, एक शपथ पत्र दिया। उस शपथ पत्र में वो लिखते हैं कि सोसाइटी दयानंद मॉडल हाई स्कूल सोसाइटी जायदाद को ना तो बेच सकती है, ना ही डिस्पोज कर सकती है, ना ही कोई सदस्य सोसाइटी से वित्तीय लाभ ले सकता है। जबकि वित्तीय लाभ लेने वाले कौन है? वही लोग जो सोसाइटी के मेंबर हैं, रविंद्र नाथ और उनके परिवार के लोग, वही लोग वित्तीय लाभ ले रहे हैं बेचकर, वही लोग इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो जो आपने एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक बिल पेश की, क्योंकि नॉर्मली जो था कि जब स्कूल की प्रॉपर्टी है तो जो स्कूल मैनेजमेंट चला रही है उसकी मैनेजमेंट की ही प्रॉपर्टी, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। अब सोसाइटी की प्रॉपर्टी को अपनी कैसे साबित करें? इन्होंने अपनी साबित करने के लिए एक विल जो है वो मेलाराम वर्क की दिखा दी। वो विल कहीं रजिस्टर्ड विल नहीं है, वो केवल एक जो उनका लेटर हेड था मेलाराम वर्क जी का, उसके ऊपर जो है ये बिल बनाई हुई है। और इसमें बहुत सी चीजें बाद में भी कुछ लाइनें ऐड की गई हैं। तो अगर इस बिल की बात करें, ये बिल उनके परिवार द्वारा पेश की गई है, जिसमें उन्होंने ये एक लाइन लिख दी कि अगर स्कूल कल को बंद होता है तो ये जायदाद जो है वो मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी। वो केवल इस लाइन का लाभ उठाकर उन्होंने जो है आगे अपने नाम करवाकर आगे फर्दर रजिस्ट्री करवाने का काम किया। लेकिन इसी बिल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है मेलाराम जी ने कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी और वो आर्य समाज के लिए यूज करेंगे, जिससे मुझे बहुत प्यार है। यानी वो इसे कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं बेच सकते। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये बिल जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। लेकिन अगर हम उन्हीं के द्वारा, उनके परिवार द्वारा पेश की हुई बिल को सही भी मान लें, तब भी बिल के मुताबिक काम यहाँ सिर्फ आर्य समाज का हो सकता है। वो आर्य समाज करे, वो सोसाइटी करे, या उनका परिवार करे। इसको वो कमर्शियल पर्पज के लिए किसी को बेच नहीं सकते। ये अगर मेलाराम जी की जो बिल वो परिवार कहता है कि ये उनकी ओरिजिनल बिल है, जिसको परिवार क्लेम कर रहा है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब शुरू में ही दरखास्त दी गई थी, इस बिल की ऑथेंटिसिटी की जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी। आजकल साइंटिफिक बहुत से तरीके आ गए हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जो शाही ऊपर यूज की गई है वही नीचे यूज की गई है। क्योंकि कुछ लाइनें हमें डाउट है कि इसमें से बाद में ऐड की गई हैं, जिसमें रविंद्र नाथ जी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वो हमें अलग लग रही है, डिफरेंस लग रही है। वो जिस स्पेस पर है वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए थी। पर हमने तो ये मान लिया, 1 मिनट के लिए हम लोगों ने मान लिया कि ये बिल जो है ये आप ही की है। तो उस बिल में 2 पॉइंट है, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है, वो ये कहते हैं कि मैंने 13,000 रुपए की जमीन खरीदी है। मेलाराम वर्क जी कह रहे हैं कि मैंने 13,000 रुपए की जमीन खरीदी है, जो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब 13,000 रुपए उन्होंने जो लगा रखा है इस प्रॉपर्टी को खरीदने पर, उसको वो अपने बिल में खुद कह रहे हैं कि वो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब वो वाइफ को पे कर दिया गया, तो आपकी स्वामित्व कहां से रह गया? आप इस प्रॉपर्टी के मालिक कैसे रह गए? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है केवल आर्य समाज के लिए इस्तेमाल होगी। तो आर्य समाज के अलावा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप यहाँ आर्य समाज का कोई संस्थान बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज का कोई मंदिर बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का कोई संस्थान बनाओ, स्कूल बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, वो समझ में आती है। वो कौन बनाएगा? वो उनके बच्चे बनाएंगे या उसको आर्य समाज बनाएगा, ये सब जुडिश मामला है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हु इज द ऑनर। लेकिन ये क्लियर है इसी बिल के हिसाब से कि आप इसे आर्य समाज के अलावा किसी कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भूमिका संदिग्ध है। मैं बड़े क्लियर शब्दों में ये आरोप लगा रहा हूं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन की भूमिका इसमें संदिग्ध है। वो कैसे संदिग्ध है कि जब स्कूल को बंद करने की साजिश रची गई, तो उस समय जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, उन्होंने एक एप्लीकेशन डीओ को मार्क की और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो उस समय थे, उनकी रिपोर्ट भी यहाँ संलग्न है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि इस स्कूल को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से बंद किया जा रहा है, इसमें कार्रवाई की उन्होंने लिखा। वो उस एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उसको जो है ठंडे बस्ते में उठा के फेंक दिया गया। क्यों नहीं हुई भी? आप ही का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये गलत तरीके से बंद की जा रही है और गैर कानूनी तरीके से ये काम हो रहा है, और आप उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अधिकारी जो उस समय थे वो भी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड थे, या तो उनके पास हिस्सा पत्ती पहुंचा है, और यहाँ जो है कोई और मसला था, कोई उनको पर दबाव था, कोई पॉलिटिकल दबाव था, मैं नहीं जानता क्या था। लेकिन अधिकारियों ने अपने ही अधिकारी की रिपोर्ट को दबा दिया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात, अगर इस जमीन की, आप लोग सारे शहर में जानते हैं, इस जमीन की जो वैल्यू है लगाई जाए,
अगर नॉर्मल वैल्यू लगाएं तो यहाँ 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपया पर गज है, और अगर कमर्शियल वैल्यू लगाएं तो कम से कम 4 लाख रुपया। अगर यहाँ दुकानें काटी जाए, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जाए, तो यहाँ कम से कम 4 लाख रुपया गज की ये जमीन है। 1 एकड़ से ऊपर ये जगह है। ये 200 करोड़ रुपए की जायदाद है। 200 करोड़ की जायदाद को आप कितने में रजिस्ट्री कर रहे हो, बेच रहे हो? 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। बड़ी हैरानी की बात है, किसी अधिकारी ने चेक करने की हिम्मत नहीं दिखाई कि 200 करोड़ की जमीन को और लिखा हुआ है डीआरओ तक को, सबको, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के हाथ से मार्क हुई हुई एप्लीकेशन, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कि 200 करोड़ की जमीन को 2.4 करोड़ में कैसे बेच रहे हो। ये कह रहे हैं हमने 2.4 करोड़ में बेची है, 2 करोड़ 40 लाख में बेची है। मैं इस शहर का नागरिक होने के नाते मैं आपको 5 करोड़ की ऑफर देता हूं, कोर्ट जो फैसला करेगा करता रहेगा। मैं 5 करोड़ की इस जमीन को सामाजिक संस्थाओं के लिए खरीदता हूं। हम सारी सामाजिक संस्थाएं मिलकर आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप इसके स्वामी हैं या नहीं हैं, हम आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप 5 करोड़ लीजिए और साइड पे हो जाइए, लिख दीजिए कि ठीक है हम ये जमीन सारी सामाजिक संस्थाओं को दान करते हैं, हम लोगों से दान इकट्ठा करके आपको दे देंगे। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि 200 करोड़ की जमीन को सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी जो रजिस्ट्री कर दी गई 200 करोड़ की जमीन की, 2 करोड़ 40 लाख के अंदर, उसका रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है, उसका भी रेवेन्यू प्रॉपर नहीं भरा गया। उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी मार्क नहीं हो रही, जबकि इसमें एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों, जो पॉइंट हमने इसमें लिया कि इसकी जो दोबारा इंक्वायरी है वो एडीसी करनाल ने की। एडीसी करनाल की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। एडीसी और सोसाइटी के संचालन में अनियमितताएं हुई हैं। जो हमारे पिछले एडीसी थे योगेश जी, उनकी ये जांच रिपोर्ट है जिसके अंदर वो क्लियर लिखते हैं कि इसके संचालन में और इसकी सेल के अंदर जो है वो अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये, आज हम एक पत्र जो है जिसपे अभी सभी जो आर्य समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं उनके सिग्नेचर होंगे आर्य केंद्र सभा की ओर से, पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी को दिया था, लेकिन आज ये मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और डीजीपी हरियाणा पुलिस को हम ये लेटर भेज रहे हैं, जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि जो भी ऑफेंस 2 कैटेगरी में आते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो है आप सीधे जांच कर सकते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर आपके लिए जो है एफआईआर लॉन्च करके जांच करना अनिवार्य है कानूनी दृष्टि से। जो हमने एलिगेशन लगाए हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसके अंदर आपके लिए कानूनी बाध्यता है कि आप पहले एफआईआर लॉन्च करें, उसके बाद जो है आप उसकी जांच करें, और अगर हमारी बातें झूठी हैं तो हमारे खिलाफ 182 करें। ठीक है, तो जब हम आपको एक दरखास्त दे रहे हैं और वो आपकी ऑफेंस जो है आपको आप कानूनी रूप से बाध्य हैं कि आप उसमें पहले एफआईआर लॉन्च करें और उसके बाद कार्रवाई करें, तो हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, प्रशासन से, गृह मंत्री से, एसपी करनाल से और डीजीपी हरियाणा से इस मामले में प्रॉपर एफआईआर की जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, उनकी साइंटिफिक जांच हो, उसकी शाही का समय भी आजकल जो है पता लग जाता है कि ये शाही जो है जिस समय की दिखाई जा रही है उसी समय की ये लिखी हुई है या आज की नई जो है ये कोई लिखी हुई है। हर चीज़ की साइंटिफिक जांच उपलब्ध है हमारे पास। तो ये सारी जांच करके इसमें जो भी सरकार को, प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है, और आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आज सारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी आज आर्य समाज को एज एन एडवोकेट कह लूँ या शुरू से मेरा जुड़ाव भी रहा है, उस नाते मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आर्य समाज की ये जगह है, ये जगह आर्य समाज के लिए, काम के लिए है। और आर्य समाज बाकी तो ये बताएंगे कि आर्य समाज इसमें पूरा स्टैंड ले, मैं मान के चलता हूँ कि स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, ये समाज की भी बात है और आर्य समाज की बात तो है ही, लेकिन ओवरऑल समाज की बात भी है कि अगर कोई भी लैंड माफिया इस प्रकार से आए और इस प्रकार से घोटाला करके करोड़ों रुपए की जो जमीन है, जो सामाजिक कार्यों के लिए थी, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जगह रखी गई थी, उसका इस प्रकार से बेजा इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट मेरा है कि इस समय जो एक काम और चल रहा है, यहाँ दुकानदार साथी भी कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं कि दुकानदारों को वहाँ से जबरदस्त निकालने के लिए उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। पिछले दिनों भी एक दुकानदार की दुकान पर जाकर जो है धमकियाँ दी गई, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कंप्लेंट भी कर रखी है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आपके माध्यम से करनाल के समाज की ओर से जो भी माफिया इसमें इन्वॉल्व है उनको बिल्कुल क्लियर चेतावनी देना चाहते हैं कि आज के बाद अगर किसी दुकानदार को धमकी दी गई या किसी दुकान के अंदर घुसकर जो है कुछ किया गया तो करनाल का समाज चुप नहीं बैठेगा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, ऐसे माफिया लोगों को जेल के अंदर करने के लिए हम लोग सारे जो है संगठित होकर जो है इसमें काम करेंगे। ये आज का हमारा है सारा, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेना चाहें आपको 200 करोड़ की रजिस्ट्री किसके नाम हुई है, क्या कब हुई है? 200 करोड़ की नहीं हुई, रजिस्ट्री 2 करोड़ 40 लाख की हुई है, जबकि जमीन 200 करोड़ की। किसके नाम से? किसके नाम हुई है, कब हुई थी? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मैं बताता हूँ। 3 लोगों के खिलाफ, तीन लोगों ने मालूम है इसमें, 3 लोग। हरीश जी थोड़ा आप बताएंगे, आपको जानते हैं।